We have already discussed cholecystitis. We are going to just revise cholecystitis. I want you all to participate in this class because this is just a revision class, and I also want you all to write down the topics in which you need more clarification, or you want me to revise it again and send it personally. I've asked you this before also. I'm asking you again. Write down the topics in which you need more clarification and send it to me personally. Is that clear? Yes, ma'am. What is cholecystitis? क्या है cholecystitis? Ma'am, inflammation of gallbladder. Yes, inflammation of gallbladder. Okay, cholecystitis is inflammation of gallbladder, and cholelithiasis क्या होता है? Ma'am, stone in gallbladder. स्टोन इन गॉल ब्लैडर. वेरी गुड. कोलिसिस्टाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन होता है गॉल ब्लैडर का, कोलिलिथियासिस स्टोन होता है गॉल ब्लैडर का, और कोलिसिस्टेक्टमी क्या होता है? Ma'am, removal of gallbladder. वेरी गुड. removal of gallbladder. Okay, the inflammatory condition of the gallbladder is called cholecystitis. तो जो inflammatory condition होती है गॉल ब्लैडर की उसको हम cholecystitis कहते हैं. एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं. या तो वो स्टोन के साथ होगा या स्टोन के बगैर होगा. कैलकुलस या फिर ए कैलकुलस. कैलकुलस का मतलब है स्टोन के साथ, और ए कैलकुलस का मतलब है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन और विदाउट स्टोन्स. ठीक है. तो कैलकुलस कब होता है? जब स्टोन्स हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में और उसकी वजह से जो बाइल है उसका ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, और बाइल के ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस होने लगता है. तो दैट इज़ कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस. और ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कब होता है? जब कोई गॉल स्टोन नहीं होते, कोलिलिथियासिस नहीं है पेशेंट को, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन सेप्सिस की वजह से या बर्न्स की वजह से या डायबिटीज़ मेलाइटिस, मेजर मल्टीपल इंजरी या डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस होने लगता है. Acute emphysematous cholecystitis, it is the uncommon condition caused by gas-forming organisms and characterized by the presence of gas in the wall and lumen of gallbladder. तो acute emphysematous cholecystitis में gas forming बैक्टीरिया की वजह से cholecystitis होगा, और वो cholecystitis और वो जो गैस होगी वो गॉल ब्लैडर के ल्यूमेन में नज़र आएगी. Majority of cases of calculus cholecystitis are due to organism such as E. coli, streptococci, salmonella, klebsiella etc. तो ये जो कुछ ऑर्गेनाइजम्स है इनकी वजह से कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है, जैसे कि ई कोलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, सैल्मोनेला हो गया, क्लेप्सिला हो गया. इन सारे ऑर्गेनाइजम्स की वजह से कोलिसिस्टाइटिस होता है. और टाइफॉइड फीवर के बाद भी कई बार कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, और क्लॉस्ट्रीडियल इन्फेक्शन की वजह से भी टॉक्सीमिया होता है. टॉक्सीमिया मतलब कि देर इज़ इन्फेक्शन इन ब्लड, और ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से अगेन अगर सीवियर सेप्सिस हो जाएगा तो कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है. इज़ दैट क्लियर? जब स्टोन Yes, होता ma'am. है या कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है तो क्या होता है? स्टोन या कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस की वजह से या तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से स्टेसिस होगा. स्टेसिस मतलब बाइल जो है वहाँ से मूव नहीं कर पाएगा, एक ही जगह पर स्टेशनरी रह जाएगा. अब स्टेशनरी होने की वजह से क्या होगा? बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होगा. बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन के बाद नेक्रोसिस एंड परफोरेशन होगा.
बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन मतलब अगर कोई चीज़ एक जगह पे रुक जाती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया जो है कॉलोनीज फॉर्म करने लगते हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस एंड परफोरेशन हो सकता है. नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, एंड परफोरेशन मीन्स दे माइट बी होल इन द organ or in the wall of the organ, that is perforation. या फिर म्यूकोजल इरोशन होगा, स्टोन की वजह से जो लाइनिंग है गॉल ब्लैडर की उसमें इरोशन होगा. इरोशन मतलब कि जो लाइनिंग है वो डिस्ट्रक्ट होगी. जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है ऑर्गन की, वो डिस्ट्रक्शन होगा उसका, जिसकी वजह से वहाँ पे बाइल सॉल्ट्स जो है, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स अपने ही ऑर्गन को ख़राब कर सकते हैं, तो दे कैन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्स बाय द टॉक्सिक बाइल सॉल्ट्स. और डिस्ट्रक्शन होने की वजह से अगेन दे विल बी बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन विच विल लीड टू नेक्रोसिस एंड परफोरेशन. So this is the pathophysiology of the calculus cholecystitis. ज़्यादातर कोलिसिस्टाइटिस कैलकुलस ही होते हैं. ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस बहुत कम होते हैं. ठीक है, ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस बहुत कम होते हैं बट बहुत कम होते हैं. कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस ही होते हैं. 90% लोगों में कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है. बाकी के 10% लोगों में ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है. साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? 4 F's आर सीन: फैटी, फर्टाइल, फीमेल, 40 और 50. तो 4 चीज़ें हमें दिखने मिलती है. एक तो फैटी मतलब कि ज़्यादा अगर ओबीस है, ज़्यादा ओबीस या फिर फर्टाइल, फीमेल में ज़्यादा दिखाई देगा ये, और 40 और 50 ईयर्स में ज़्यादा नज़र आएगा. ठीक है. रिप्रेजेंट्स एज कोलिकी पेन एंड मोर प्रोलॉन्ग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, nausea and vomiting, initially low grade fever. So there will be a colicky pain and more prolonged due to inflammation. ज़्यादा दर्द होगा पेशेंट को. colicky मतलब क्या होता है? What do you mean by colicky pain? जो पेन, मैम मोर सीवियर. हाँ, इट इज़ अ सीवियर पेन. जो पेन स्टोन की वजह से जो पेन होता है, चाहे वो किडनी में पेन हो या गॉल ब्लैडर में पेन हो, दैट इज़ द कॉलिकी पेन. ठीक है. नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगा. इनिशियली लो ग्रेड फीवर, तो स्टार्टिंग में पेशेंट को लो ग्रेड फीवर होगा, एंड देन नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी होगा पेशेंट को. मैम इसके मर्फी 4 F's तो रिस्क फैक्टर्स होंगे. risk factors हैं. मैम हाँ, सिम्टम्स. these are the risk factors. These are not sign and symptoms. These are the risk factors. 4 F's की fatty, fertile, female, 40 और 50. These are risk factors. These are not sign and symptoms. Sign, Murphy sign में क्या होता है? Murphy sign, it is the sign when we keep a finger in the right hypochondriac region. Right hypochondriac region कहाँ है? Where is right hypochondriac region? गैस्ट्रिक रीजन के राइट साइड. कहाँ कहाँ पे? फिर से एपिगैस्ट्रिक रीजन के राइट साइड. वेरी गुड. एपिगैस्ट्रिक रीजन के राइट साइड पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन होता है. तो जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन है वहाँ पे हमें फिंगर्स को रखना है,
and we'll ask the patient to take deep breaths. जब वो deep breath लेगा, then at the height of inspiration there is sudden catch of breath. It is due to inflamed gallbladder coming in contact with the abdominal wall. This is called Murphy's sign positive. तो जब पेशेंट जब हम हाथ रखेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन पे और फिंगर्स रखेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन पे और पेशेंट को बोलेंगे कि सांस लें, ज़ोर से सांस लें, तो जब वो सांस लेगा तो जब हाइट मतलब पीक होगा इंस्पिरेशन का, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त पेशेंट एकदम से देयर विल बी अ सडन कैच ऑफ ब्रेथ. एकदम से पेशेंट को जो है सांस लेने में मतलब वो अपनी सांस को रोक लेगा. क्यों रोकेगा? क्योंकि उस वक्त उसको पेन होगा. तो दैट इज़ पॉजिटिव मर्फी साइन विच शोज़ दैट द गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है. समझ रहे आई बात? कि जब पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन में हम फिंगर्स रखेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि ज़ोर से सांस लें. ठीक है, जब पेशेंट ज़ोर से सांस लेगा तो क्या होगा, it is due to inflamed gallbladder coming in contact with the abdominal wall. जब वो ज़ोर से सांस लेगा तो there will be sudden catch of breath. sudden catch of breath मतलब एकदम से वो अपनी सांस को रोक लेगा. और वो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि वहाँ पे जो गॉल ब्लैडर है इट इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एब्डोमिनल वॉल और पेशेंट को वहाँ पे पेन होगा, ज़्यादा पेन होने लगेगा और दिस इज़ कॉल्ड मर्फी साइन पॉजिटिव. Is that clear? Yes, ma'am. Rigidity and guarding of the upper abdominal wall. So there will be rigidity and there will be guarding of the upper abdominal wall. Rigidity का मतलब है कि जो मसल्स होते हैं वो एकदम हार्ड हो जाते हैं. गार्डनिंग ऑफ द मसल्स भी वही होता है. तो abdominal wall की जो मसल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे. Then presence of vague mass of gallbladder, omentum exudate. तो क्या होगा कि वहाँ पर वेग मास ऑफ गॉल ब्लैडर मतलब जब हम पैल्पेट करेंगे तो एक मास सा हमें पता चलेगा गॉल ब्लैडर का. सो दीज आर सम ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स. व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स? कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं? Ma'am, nausea, vomiting, वेरी गुड. low grade fever, लो ग्रेड फीवर, ma'am, मर्फी Murphy's साइन, sign, rigidity and guarding of the rigidity, upper abdominal wall and presence of vague vague mass of gallbladder. gallbladder. ओके. डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन. डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन जब हम करेंगे तो WBC काउंट रेस्ड होगा. ब्लड एंड यूरिन एनालिसिस टू रूल आउट DM. डायबिटीज़ मेलाइटिस को रूल आउट करने के लिए ब्लड एनालिसिस या फिर यूरिन एनालिसिस हम करेंगे. अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड CT स्कैन करेंगे. ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 60 to 70%. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है जब हम इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं अपनाते हैं, जब हम सर्जरी वगैरह नहीं करते हैं, देन इट इज़ नोन एज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट. ठीक है. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या आएगा? हम पेशेंट को एडमिट करेंगे, उसके बाद हम एस्पिरेशन ऑफ HCl विद राइल्स ट्यूब, एंटी स्पैस्मोडिक्स. HCl को हम राइल्स ट्यूब से एस्पिरेट करेंगे. जो HCl होता है पेशेंट के स्टमक में उसको एस्पिरेट करेंगे.
दैट वी आर गोइंग टू डू। फिर उसके बाद एंटी स्पैस्मोटिक्स देंगे। एंटी स्पैस्मोटिक, एनी एग्जाम्पल ऑफ एनी एंटी स्पैस्मोटिक्स यू नो? यहाँ पे हम मॉर्फिन 8 to 10 mg दे रहे हैं IM विद एट्रोपिन 0.6 mg टू रिलीव स्पैज्म। पर एक और एंटी स्पैस्मोडिक है जो बहुत कॉमन है, कौन सी है वो? इस केस में तो हम वो वाली एंटी स्पैस्मोडिक नहीं देते, इस केस में हम मॉर्फिन दे रहे हैं 8 to 10 mg IM विद इंजेक्शन एट्रोपिन 0.6 mg टू रिलीव स्पैज्म। Any antispasmodic, you know? No? BSc सेकेंड ईयर। एक एंटीस्पैस्मोडिक है, प्लीज गो एंड फाइंड अबाउट इट, बस्कोपैन। बस्कोपैन के बारे में एक बात पढ़ना। बस्कोपैन इज़ एन एंटीस्पैस्मोडिक और ये स्पैज्म जो GI स्पैज्म होता है उसको रिलीव करने के लिए, जब पेट में बहुत दर्द होता है तो उसको रिलीव करने के लिए हम ये देते हैं, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट कर देंगे पेशेंट का, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लाइक सेफाजोलाइन और एमिकैसिन। देन पेशेंट इज केप्ट NBM। NBM मतलब नील बाय माउथ, इसको हम NPO भी बोलते हैं, नील पर ओरल, फॉर 2 to 3 days। ड्यूरिंग दिस पीरियड IV फ्लूइड्स आर गिवन, और IV फ्लूइड्स ही देते हैं, बाय माउथ कुछ नहीं देते पेशेंट को। अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी। अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी मतलब दिस कैन बी डन फ्रॉम द 2nd to 7th डे ऑफ एडमिशन। तो 2nd से 7th डे ऑफ एडमिशन में हम अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं, एंड दिस इज प्रूव्ड ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फ्लेम्ड gallbladder prior to these. The conditions like HTN, DM should be made corrected. तो कोलिसिस्टेक्टमी इज़ नथिंग बट द रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, और 2nd से लेकर 7th डे ऑफ एडमिशन तक हम कोलिसिस्टेक्टमी कर सकते हैं। जल्द से जल्द कोलिसिस्टेक्टमी करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड एंड दे कैन बी अदर कॉम्प्लिकेशंस। और जब भी हम कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, देन वी नीड टू रूल आउट इफ़ देर इज़ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी सर्जरी। पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे पेशेंट की डायबिटीज़ को या पेशेंट की हाइपरटेंशन को, उसके बाद ही हम पेशेंट के ऊपर कोई भी सर्जरीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले हम पेशेंट के ऊपर कोई भी सर्जरीज़ परफॉर्म नहीं करते। We cannot perform any surgeries on patient if the patient is having diabetes mellitus or hypertension। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल हाई है और पेशेंट या फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, और जब हम उसको ले लेते हैं ओटी टेबल पे ले लेते हैं, और तब हम चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर इज़ गोइंग हाई, वी डोंट परफॉर्म एनी सर्जरी, बी इट एनी GI सर्जरी और एनी अदर सर्जरी, कोई भी सर्जरी होने दो, वी डोंट परफॉर्म एनी सर्जरी इफ़ द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज़ हाई। पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, ओनली देन वी परफॉर्म एनी सर्जरी। समझ में आ रही है बात? This is very important that before any surgery you need to control the blood pressure or the blood sugar level. Any doubt until here? मैम जिस No, पेशेंट ma'am. की कोलिसिस्टेक्टोमी हो चुकी है
तो मैम उसको लाइफ टाइम कुछ प्रिकॉशन लेने की नीड होती है? lifelong it's just that the patient को ज़्यादा वो नहीं खाना है, फैटी फूड। ठीक है, बाइल तो बनेगा पेशेंट का, पर इट विल नॉट बी स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। एज सच कोई इतना ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट स्टिल द पेशेंट विल हैव टू कंट्रोल ऑन फैटी फूड। किसी के घर में हुआ है किसी को? यस मैम। किसको हुआ है? मैम मेरी सिस्टर को हुआ है, रिसेंटली उसकी हुई थी। अच्छा, फिर डॉक्टर ने क्या किया कहा? बिकॉज व्हेन वी सी अदर्स suffering from a disease and then we try to find out कि क्यों हुआ और कैसे हुआ और क्या ट्रीटमेंट दिया था डॉक्टर ने, तो उससे हमें ज़्यादा इजीली याद होता है। तो आप मुझे बताओ, वी कैन डिस्कस अ केस ओवर हियर कि उनको कैलकुलस था कि ए कैलकुलस था? मैम कैलकुलस। कैलकुलस था, ओके। या सो 90% ऑफ द केसेस में कैलकुलस ही होता है, ओके। फिर क्या साइन एंड सिम्टम्स थे आपकी सिस्टर के? मैम सीवियर लेवल ऑफ पेन था उसको, सीवियर लेवल, और नोजिया वॉमिटिंग भी था, और लो ग्रेड फीवर भी आया था। ओके, ओके, वेरी गुड। और मैम और वेगस हाँ, मास भी था उसको, मतलब क्या मास था? एबनॉर्मल मास शो हो रहा था। अच्छा, वेगस मास ऑफ गॉल ब्लैडर। ओके, वेग मास ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो वो पैल्पेट कर सकते थे, दिख रहा था वो मास? यस मैम, यस मैम। ओके। फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? जब उसको सीवियर पेन हो रहा था तो क्या किया आप लोगों ने? फिर मैम फिर डॉक्टर के पास गए, उनका वो WBC काउंट हुआ, और हाँ, ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड भी हुआ। हाँ, फिर मैम सर्जरी के लिए लेके गए हम, उन्होंने मतलब 2 डे एडमिशन के बाद उनकी सर्जरी हुई थी। हम्म, फिर मतलब कि उनकी सर्जरी डिले हो गई थी क्योंकि उनका OT में BP हाई हो गया था, पल्स रेट भी हाई हो गया था। वेरी गुड। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है सर्जरी को लेकर, एंजाइटी की वजह से उसका बीपी हाई हो जाता है, तो तब हम क्या करते हैं, हम तब सर्जरी नहीं करते, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लड प्रेशर हाई है, वी आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी सर्जरी। ठीक है, पहले उसके वाइटल्स को कंट्रोल करेंगे, उसके बाद ही हम सर्जरी को परफॉर्म करेंगे। फिर क्या हुआ था? मैम फिर उसकी सर्जरी हुई, कॉलेसिस्टेक्टोमी। देन आफ्टर उसकी मेडिकेशन चल रही है, एंटीबायोटिक चल रही है, पेन की एनाल्जेसिक चल रही है, और डॉक्टर ने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए भी कहा था कि मतलब स्पाइसी फूड या ऑयली फूड नहीं लेना है ज्यादा। हाँ, हाँ, तो अब उन्हें स्पाइसी या ऑयली फूड नहीं लेना है, बिकॉज बाइल बनेगा तो, बट इट विल नॉट बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, राइट? यस तो अब कितने दिन पहले हुई थी सर्जरी उनकी? मैम, इससे पहले वाले मंडे में ही हुई थी। अच्छा, इट इज़ अर्ली, मतलब अभी हुआ है। यस Okay, why do we do aspiration of HCl with rice tube?
ये किया था आपके सिस्टर के लिए एस्पिरेशन ऑफ HCl विद राइल्स ट्यूब? नो मैम। एक्चुअली हम एस्पिरेशन ऑफ HCl इसलिए करते हैं ताकि गॉल ब्लैडर पे से थोड़ा सा प्रेशर हटा सकें, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा बहुत HCl जो है स्टमक में से रिमूव कर देते हैं ताकि जो गॉल ब्लैडर पे जो प्रेशर बन रहा है उसको हम रिलीव कर सकें। तो तब हम एस्पिरेशन ऑफ HCl करते हैं। Emergency cholecystectomy, about 10% patient needs emergency cholecystomy. The deciding factors to be considered are high grade fever, sepsis, shock, etc. Acalculus and perforated gallbladders are strong indications. तो अगर acalculus or perforated gallbladder, if the gallbladder is perforated का मतलब होता है अगर वो गॉल ब्लैडर जो है में परफोरेशन हो गया है, होल हो गया है, तो तब हम क्या करते हैं, तब क्योंकि इन्फेक्शन पूरे बॉडी में फैल सकता है तो तब हमें इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी की ज़रूरत है। प्रोफाइलैक्टिक कोलिसिस्टेक्टमी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफाइलैक्टिक कोलिसिस्टेक्टमी? कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ नहीं है बट लिथियासिस है, कोलीलिथियासिस है पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस अभी हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस, क्योंकि आगे जाकर उसको कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। आप लोग की ओटी में पोस्टिंग हुई थी? यस मैम। तो आप लोगों ने कोलिसिस्टेक्टमी देखा? नो मैम, हार्ट में हुआ था, इसमें नहीं मिला था मैम। अच्छा, तो जब भी कोलिसिस्टेक्टमी हम करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में कैलकुलस ही होता है वो, और कोलीलिथियासिस की वजह से ही होता है। और कोलीलिथियासिस ज़रूरी नहीं है कोलीलिथियासिस होने के बाद पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस हो ही, लेकिन कई बार हो भी जाता है। तो अगर नहीं भी है कोलिसिस्टाइटिस तब भी हम कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं ताकि जो भी स्टोन्स है उसके साथ साथ हम पूरे गॉल ब्लैडर को निकाल सकें, ठीक है। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोलिसिस्टाइटिस एक्यूट का मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, देयर आर रिकरेंट अटैक्स ऑफ कोलिसिस्टाइटिस कन्वर्ट्स गॉल ब्लैडर इनटू फाइब्रोस नॉन फंक्शनिंग कॉन्ट्रैक्टेड शंकन एंड स्मॉल। तो कई सारे अटैक्स होते हैं इन्फेक्शन के गॉल ब्लैडर पे, बहुत सारे अटैक्स होते हैं गॉल ब्लैडर पे इन्फेक्शन के, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर जो है नॉन फंक्शनिंग हो जाता है और स्मॉल हो जाता है। एंड स्टोन्स आर इनवेरिएबली प्रेजेंट, पेशेंट हैविंग फैटी फूड इंटॉलरेंस, मर्फी साइनस पॉजिटिव, डायग्नोज बाय अल्ट्रासाउंड और ओरल कोलिसिस्टोग्राफी। और इसका ट्रीटमेंट यही है कि हम कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं। तो एक्यूट और क्रॉनिक में ये फ़र्क होता है, एक्यूट में एक ही बार में इन्फेक्शन होता है और एकदम से इन्फेक्शन होता है, पर क्रॉनिक में क्या होता है कि बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से हम उसको क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कह सकते हैं। Okay, so I guess the topic is clear. मैम बार बार का मतलब क्या है, मतलब एक बार ट्रीट करने के बाद फिर से हो रहा है? हाँ, एक बार ट्रीट मैम कर अगर दिया पहले और ही फिर उसके बाद फिर से सपोज
करो कि एक बार उन्होंने ट्रीट कर दिया बट दे डिड नॉट रिमूव द गॉल ब्लैडर, दे डिड नॉट परफॉर्म द कोलिसिस्टेक्टमी और फिर से इन्फेक्शन हो गया, तो ये जो क्रॉनिक केस है ना, ये बहुत ही कम आपको नज़र आएगा। ऐसा होता नहीं है कभी, ऐसा नहीं होता कि इफ़ देर इज़ इन्फेक्शन एंड वी आर नॉट रिमूविंग द गॉल ब्लैडर, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर इन्फेक्शन है देन वी रिमूव द गॉल ब्लैडर, हम रिमूव कर ही देते हैं गॉल ब्लैडर को। क्रॉनिक केस हमें नज़र नहीं आता ज़्यादा। समझ आ रही ओके है मैम। बात? हमने सिर्फ यस मैम। उसको पढ़ लिया फॉर द पर्पस ऑफ, मतलब ये था तो हमने उसको पढ़ लिया, पर ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। आजकल तो नहीं होता, पहले होता होगा कि सर्जरीज को अवॉइड कर देते होंगे, पर आजकल ऐसा नहीं होता है। अगर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है तो हम तभी के तभी गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। यस मैम। मैम अगर कोलिसिस्टेक्टमी हुई है और गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया तो जो बाइल स्टोर नहीं हो पा रहा है, तो मैम अब वो मतलब डायरेक्टली बॉडी से बाहर हो जाएगा? बॉडी से बाहर नहीं होगा, लिवर में बनता है बाइल, राइट? यस तो मैम। अब वो यस मैम। हाँ, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग, इट मतलब बाहर तो नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, बाहर तो नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, पर लिवर से इट विल गो टू ड्यूडेनम, डायरेक्टली टू डायरेक्टली। ड्यूडेनम। हाँ, यस। तो मैम इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम? कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम बस यही है कि जब भी आप फैटी फूड खाओगे, जब भी आप फैटी फूड खाते हो, तो जो बाइल स्टोर्ड है, दैट बाइल इज बीन from its storage area, it is been transferred to the place where you have taken the fatty food, मतलब it is been transferred to duodenum। पर ऐसा अभी इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा because the bile is not been stored, it is been removed then and there। समझ आ रही है बात? ओके मैम। Any questions? Any questions? नो मैम। और कोलिसिस्टेक्टमी के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज़ और वाटरी स्टूल्स रहते हैं। कई बार पेशेंट को वाटरी स्टूल्स रहेंगे या लूज स्टूल्स रहेंगे फॉर मैनी डेज, because the bile is directly released into the intestine, it is not being stored। तो बहुत दिनों तक ऐसा रहता है कि पेशेंट को लूज और वाटरी स्टूल्स रहते हैं। तो जिसने अभी बताया कि जिनकी सिस्टर को अभी कोलिसिस्टेक्टमी हुआ है, तो क्या उनकी सिस्टर को अभी लूज स्टूल्स पास होते हैं? किसने बोला था अभी मुझसे? यस मैम, ऐसा है। ऐसा है? यस मैम। हाँ, तो बिकॉज bile is directly being released into the intestine and it is not being stored, gallbladder है नहीं अभी, तो बहुत दिनों तक ऐसा रहेगा कि they will be
डायरिया, तो तब आप क्या करोगे? आप क्या करते हो अगर डायरिया रहता है तो? और डायरिया क्यों होता है इस केस में? वाई डू पेशेंट हैव डायरिया? क्योंकि बाइल जो है ना एक लैक्सेटिव का काम करता है। समझ में आ रही है बात? बाइल जब स्टोर हो जाता है ना, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है तो वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो जाता है, पर जब बाइल स्टोर नहीं हो रहा है तो इट इज़ लेस कंसंट्रेटेड, और बार बार वो इंटेस्टाइन्स में रिलीज हो रहा है एंड इट इज़ कॉजिंग अ लैक्सेटिव इफेक्ट। लैक्सेटिव इफेक्ट की वजह से पेशेंट को डायरिया रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? अगर पेशेंट को डायरिया होगा तो उसके लिए आप क्या करोगे? बीएससी सेकेंड ईयर्स डायरिया के लिए क्या करते हो? मैम एंटी डायरियल ड्रग दे सकते हैं, कोई मेडिकेशन। इसके अलावा आप क्या करोगे ड्रग देने के अलावा? See, we will go easy on the fat. Easy on the fat means we will ask the patient to take a low fat diet, जिसमें ज़्यादा फैट ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत ही फैट हो वो डाइट ले सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा ही फैट लें। इसके अलावा हम पेशेंट को बोल सकते हैं टू इंक्रीज फाइबर इन योर डाइट। ओट्स वगैरह ज़्यादा लें, ओट्स हो गया, बारले हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इनमें फ़ाइबर बहुत होता है। तो फाइबर क्या करता है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द बल्क को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि स्मॉलर और मोर फ्रीक्वेंट मील्स लें। ज़्यादा ना खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं, और हर थोड़ी देर में खाएं, दैट विल बी बेटर। यू मे राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ। एक तो फैट ज़्यादा नहीं लेना है, लो फैट डाइट लेनी है, फिर फाइबर इंक्रीज़ कर सकते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खाएं और ज़्यादा ना खाएं, और हर थोड़ी देर में खाएं, ये कर सकते हैं। ईट स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट मील्स। You may also try limiting food that tend to worsen diarrhea, including caffeine, dairy products, sweet foods। तो जो चीज़ें जिनकी वजह से डायरिया ज़्यादा होता है, जैसे कैफ़ीन हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, या स्वीट फूड हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेशेंट को कम लेनी है। फिर उसके बाद हम एंटी डायरियल मेडिकेशन दे सकते हैं। तो वेन एवर यू आर प्लानिंग समथिंग फॉर द पेशेंट, स्टार्ट विद नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, जब भी आप कोई भी प्लान कर रहे हो ट्रीटमेंट, ऑलवेज स्टार्ट विथ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एकदम से आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे मत आओ कि अगर डायरिया हो रहा है तो एकदम से हम पेशेंट को लोप्रामाइड दे देंगे, ऐसा मत करो। एंटी डायरियल मेडिकेशन दे देंगे। एंटी डायरियल मेडिकेशन कौन सी है? लोप्रामाइड है। तो ऐसा मत करो आप, वेट फॉर सम टाइम। पहले हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे जाएंगे इफ़ इट इज़ नॉट हेल्पिंग अस। और इस केस में अगर आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते भी हो, देन मे बी इवन देन ऑल्सो, जब आप ट्रीटमेंट छोड़ दोगे तो अगेन द पेशेंट में अगेन स्टार्ट हैविंग डायरिया। समझ आ रही है बात?
Yes, ma'am. Okay, what will be the nursing diagnosis for this? Ma'am, altered body temperature related to infection. Okay, related to infection. Okay, very good. फिर as evidenced by Ma'am, as evidenced by uh, altered body temp. as evidenced by altered body temperature. No, ma'am, as evidenced by body temperature. मतलब मेजर करेंगे तो उससे पता चल जाएगा. वाइटल साइंस इनटेक या फिर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है. और और क्या बना सकते हो आप इसमें? मैम impaired gas exchange related to abdominal surgical incision. ओके, वेरी गुड. Very good. Impaired gas exchange related to abdominal surgical incision. Very good. As evidenced by As evidenced by verbalization of patient. dyspnea, difficulty breathing. Okay. हाँ. और इसका ट्रीटमेंट, सॉरी, इसका इंटरवेंशन क्या होगा? क्या इंटरवेंशन होगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज का? क्या इंटरवेंशन होगा सलोनी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज का? आप ही ने बताया मुझे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज होगी, तो क्या करोगे आप इसमें एब्डोमिनल सर्जरी के बाद? हाँ, मैम इसमें पेशेंट को मूवमेंट करने के लिए बोलेंगे कि मतलब जितना हो सके उतना थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करे, और उसके बाद हम इसमें पेंड या पेंटाप्रोजोल दे सकते हैं. नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब्डोमिनल सर्जरीज के बाद यू विल आस्क द पेशेंट टू परफॉर्म कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज. ठीक है. कफिंग और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करेंगे? जहाँ पे सर्जरी हुआ है उस एरिया को प्रोटेक्ट करके या उसको एब्डोमिनल बाइंडर से बांधकर पेशेंट को बोलेंगे कफ करने के लिए और डीप ब्रीदिंग करने के लिए, ताकि अगर जितने भी सिक्रीशंस हैं वो निकल जाए. इसके अलावा आप पेशेंट को इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज़ करने के लिए बोलेंगे. ठीक है. देन यू कैन ऑल्सो परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी ऑन पेशेंट. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म कर सकते हो, स्टीम इनहेलेशन बोल सकते हो लेने के लिए, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोल सकते हो करने के लिए. इसके अलावा दे शुड बी अर्ली मोबिलाइजेशन. अर्ली मोबिलाइजेशन अगर नहीं होगा पेशेंट का, देन दे माइट बी एटिलेक्टासिस. एटिलेक्टासिस में क्या होता है कि जो एयरवेज होते हैं वो सही से वो कोलैप्स होने लगते हैं. ठीक है. सो दे माइट बी एटिलेक्टासिस अगर अर्ली मोबिलाइजेशन नहीं होगा तो आपने बहुत अच्छी नर्सिंग डायग्नोसिस तो बताई, बट यू वर नॉट एबल टू टेल मी कि व्हाट इंटरवेंशंस और यू विल परफॉर्म फॉर दिस नर्सिंग डायग्नोसिस. अब मैम क्लियर है आप? हाँ, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से पेशेंट को पेन या डिस्कम्फर्ट नहीं होगा. दैट्स व्हाट आई सेड कि डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइज के लिए हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि अपने एब्डोमेन को या तो वो पकड़ ले,
ठीक है, दोनों हाथों से, या तो दोनों हाथों से वो उसको पकड़ लें या फिर एब्डोमिनल बाइंडर लगा लें। समझ आ रही है बात? यस मैम। और क्या नर्सिंग डायग्नोसिस आप बना सकते हो? Acute pain related to gallbladder inflammation. Okay, acute pain related to Gallbladder inflammation. inflammation. Okay, as evidenced by Pain scale. as evidenced by Ma'am, pain scale. pain scale. Okay. Okay, very good. और कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस आप बना सकते हो? मैम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट imbalance related to nausea vomiting. Okay, fluid and electrolyte imbalance related to nausea and vomiting. पोस्ट सर्जरी भी हो सकता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट imbalance related to diarrhea. फिर Ma'am, imbalanced nutrition less than body requirement as evidenced by decreased oral intake. हाँ, imbalanced nutrition less than body requirement as evidenced by decreased oral intake. Yes, ma'am. Okay. So these are the nursing diagnosis which you can make, and I hope you can write down the interventions for each one of them. बस एक इम्पेड गैस एक्सचेंज का मैंने आपको बता दिया कि उसके लिए आपको क्या करना है. और कोई डाउट है आपको इसमें? और कोई डाउट है? नो मैम.